मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10वीं पाठ सुभाषित रत्नानी। आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में हम इसका हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या को समझेंगे, ठीक है। तथा हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करते हैं, तो कैसे हमको हल करने चाहिए जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके, हमारे अंक कटे नहीं, ठीक है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे पूर्व हमने आज तक के श्लोक आपको पूर्व में पढ़ा चुके हैं और उसके अंदर हमने आपको भली भांति रूप से समझा भी रखा है, उनका भी आप अध्ययन करें। बच्चों, हमारा श्लोक क्रमांक 9 है, खले सर्पम मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्म मात्राणि पश्यन्ति नापि न पश्यति। आज हम इस श्लोक को, इसके शब्दार्थ, इसके भाव और हिंदी अनुवाद को सर्वप्रथम समझते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी श्लोक के भाव को नहीं समझते हैं तो हम उसका न तो हिंदी अनुवाद कर सकते हैं और न ही उसकी संस्कृत व्याख्या करना संभव है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक उसके श्लोक के भाव को समझें, उसके शब्दार्थ को समझें और हिंदी अनुवाद को आप अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करें, जिससे कि आप संस्कृत व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट या दुर्जन। खल का अर्थ होता है बच्चों दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति। सर्पम, सर्पम का अर्थ है सरसों। सर्पम का अर्थ क्या है? सरसों। मात्राणी मानी दाने के समान, मतलब सरसों के दाने के समान। मात्राणी मानी छोटा, मतलब सरसों के समान छोटे। पर छिद्राणी, छिद्राणी का होता है दोष, पर मान दूसरों के, मतलब कि दूसरों के दोष, जो छोटे से छोटा दोष है दूसरों का, उन दोषों को भी पश्यति मानी देखता है। कौन? दुष्ट व्यक्ति। बच्चों, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरों के अंदर सरसों के समान जो छोटे से छोटा दोष है, उस दोष को भी वो देखता है। कौन देखता है? दुष्ट व्यक्ति, खल, ठीक है। तो पहली पंक्ति का हमारा है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो सर्प के सरसों के समान छोटे से छोटा, अगर उसमें दोष है तो वह उस दोषों को भी देख लेता है। किसके? दूसरों के, स्वयं के नहीं, दूसरों के। इसी प्रकार अब नीचे की पंक्ति को आप ध्यान से समझें, क्योंकि जब दूसरों के दोष को, तो वो छोटा सा छोटा अगर उसमें दोष है, उसमें अवगुण है, तो वो देख लेता है, लेकिन स्वयं के अंदर कितना भी बड़ा दोष हो वो उसको नहीं देख पाता है। उसको हम नीचे की पंक्ति में समझने जा रहे हैं। आत्मनो, आत्मनो होता है स्वयं के। आत्मनो का अर्थ क्या बच्चों? स्वयं के। बिल्व, बिल्व होता है बिल्व। बिल्व क्या होता है बच्चों? एक व्हील का फल होता है। किसका फल होता है? व्हील का फल, ठीक है। बिल्व क्या मतलब क्या होता है? व्हील का फल, मात्रा में समान, मतलब व्हील के फल के समान। क्योंकि सरसों कितनी छोटी होती है, उसको भी देख लेता है। व्हील का जो फल होता है कितना बड़ा होता है, तो उसमें स्वयं एक व्हील के फल के समान पश्यति न भी न पश्यति, मतलब कहने का तात्पर्य पश्य न अपि, मतलब होने पर भी नहीं देखता है। मतलब स्वयं के अंदर व्हील के फल के समान अवगुण होने पर भी, दोष होने पर भी वह उसे नहीं देखता है, ठीक है। समझने का तात्पर्य आप ध्यान से समझें। इसमें ये कहा गया है
कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दुष्ट व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों में अगर सरसों के समान उनमें दोष है, अवगुण है, तो दुष्ट व्यक्ति उन दूसरों के दोष अवगुणों को भी देख लेता है, लेकिन स्वयं के अंदर व्हील के फल के समान, किसके समान? व्हील के फल के समान दोष होने पर भी, स्वयं के अंदर व्हील के फल के समान दोष होने पर भी उसको वो नहीं देख पाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो यह हमारा इसका भाव था। एक बार आप इसका हिंदी अनुवाद को देख लीजिए जो मैंने सामपट पर लिख रखा है और उसको ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब है दुष्ट व्यक्ति, कौन? दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान, दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी, अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है। अगर दूसरे व्यक्ति में सरसों के समान अत्यंत छोटा दोष है उसको भी वो देख लेता है, कौन? दुष्ट व्यक्ति। इसी प्रकार किंतु अपने बिल के फल के समान, अपने बिल के फल के समान, इसका फल व्हील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी, स्वयं को पता है कि हमारे अंदर इतने बड़े दोष हैं, लेकिन उन दोषों को भी देखता हुआ भी वह नहीं देखता है, उनको भी वो नहीं देखता है। मतलब कि उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर, स्वयं के अंदर एक व्हील के फल के समान दोष है, उन दोषों को उसको पता है कि मेरे अंदर ये दोष हैं, लेकिन उन दोषों को भी देखता हुआ वह अनदेखा करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है, अर्थात वो जो अपने अंदर जो दोष है उन दोषों को क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। समझ में आ गया बच्चों? अगर आपकी अर्थ समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को आप जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओके जरूर लिखें, जिससे कि हमको ध्यान में रहे कि आपने जो पढ़ा है वो निरंतर आपके समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा इसका हुआ हिंदी अनुवाद। अब हम इसके बाद चलते हैं सप्रसंग व्याख्या की ओर। बच्चों, जो हमारा पाठ 10 है ये नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और इस पाठ में से हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या निश्चित रूप से आने वाली है, इसलिए हमको इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी समझना है और संस्कृत व्याख्या को भी अच्छी प्रकार से समझनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रसंग की। किसकी बात? प्रसंग की। प्रसंग में आपसे मैंने कहा कि प्रसंग की जो एक पंक्ति है वो पंक्ति आपको एक बार याद करनी है, जिससे कि आपके पूरे पाठों के 15 श्लोकों में काम आ सके और आपने याद भी कर ली होगी, ऐसी मेरे को क्या है? आशा है। ठीक है, वो पंक्ति क्या थी? वो था प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृते। इतना मैंने आपसे कहा कि ये पंक्ति आपको याद कर लेनी है और इसको अच्छी प्रकार से याद करना, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों, क्योंकि ये किसी भी श्लोक में चेंज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक हमारी स्पंदना ही रहने वाली है और जब तक हमारा ये पाठ चल रहा है, 15 श्लोक चल रहे हैं, जब तक पाठ में सुभाषित रत्नानि ही रहने वाला है, इसलिए हमने आपसे कहा था कि इसलिए पंक्ति आपको याद करनी है। ठीक है, नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, अब याद कर लेना, अभी भी हमारे काफी श्लोक बचे हुए हैं, उनमें आपके काम आएगा। तो सुनिए क्या याद करना है? प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृते। ठीक है, इतना हमको याद करना है। और इसके बाद में हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक श्लोक में प्रसंग के अंतर्गत
जैसा श्लोक में जिस उस श्लोक में जो प्रसंग की बात की गई है, जिस संदर्भ में बात की गई है, उसको हमको उस प्रसंग में लिखना है। तो हमने आपके सामने हिंदी अनुवाद किया तो आपको निश्चित ध्यान आ गया कि श्लोक में किस चीज के लिए बताना चाहता है। तो हम प्रत्येक श्लोक में ये पंक्ति लिखते हैं। अब आप लिख सकते हैं, क्यों? जब आपको हिंदी अनुवाद याद होगा आप समझ जाएंगे कि इस श्लोक का भाव ये है तो और ये इस प्रसंग में कहना चाहता है। तो किस प्रसंग में कहना चाहता है? अस्मिन् श्लोके, ये श्लोक दुर्जनस्य स्वभावम्, ये श्लोक में दुर्जन के स्वभाव को परिच्छिद्रान्वेषता च वर्णिता, मतलब दूसरे में कमी निकालने का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में दुर्जन के स्वभाव से दूसरे के अंदर, दूसरे व्यक्ति के अंदर कमी निकालने का इसमें वर्णन किया गया है। यह हमको अलग से लिखना होता है। अगर आप वो पहली पंक्ति याद करके पहले तैयार रखते तो आपको इतना सा याद करना था हर श्लोक में, तो निश्चित रूप से आपका प्रसंग बहुत अच्छा होता। अभी भी कोई बात नहीं, आप एक बार प्रसंग याद कर लीजिए और प्रत्येक श्लोक का जो प्रसंग है वो एक एक पंक्ति आपको याद करनी है, तो आपका प्रसंग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका प्रसंग सही है तो निश्चित रूप से आपके अंक भी श्रेष्ठ आएंगे, क्योंकि मैं संस्कृत व्याख्या सब करते हैं, हो भी जाती है, लेकिन सबसे अच्छा हमें जो संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे समझा रहे हैं, प्रसंग के माध्यम से समझा रहे हैं और विशेष के माध्यम से समझा रहे हैं, तो हमारे अंक श्रेष्ठ आते हैं। अब ये तो हमारी संस्कृत व्याख्या का प्रसंग हुआ। इसके साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, जब हिंदी अनुवाद आता है तो हिंदी अनुवाद में भी हमको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? हिंदी अनुवाद में भी हमको प्रसंग लिखना है। अब हिंदी अनुवाद में क्या प्रसंग लिखेंगे? प्रसंग जो संस्कृत का है वो हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, लेकिन यह संस्कृत भाषा में लिखा है वह हिंदी में लिखेंगे। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इस श्लोक में दुर्जन के स्वभाव के द्वारा दूसरे व्यक्ति से में अवगुण खोजने का वर्णन किया गया है। कि दूसरे व्यक्ति को अधिकांश क्या करता है? अवगुणों को खोजता है, दोषों को निकालता है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। प्रसंग में वहां लिखना है। अब हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या की ओर। जब आपको हिंदी अनुवाद याद है तो उसके अनुसार संस्कृत व्याख्या करनी है, लेकिन संस्कृत व्याख्या करने से पूर्व जो हम शुरुआत की पंक्ति लिखते हैं उस संस्कृत व्याख्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं, वह प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए। अगर संस्कृत व्याख्या का हमने प्रस्तुतिकरण सही कर दिया तो निश्चित ही आपके, मैं कहता हूं, एक भी अंक नहीं कटेगा। और अगर आपने प्रस्तुतिकरण सही नहीं किया, डायरेक्ट आपने उसकी संस्कृत व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया, तो हो सकता है कि आपके अंक कट भी सके। इसलिए हर संस्कृत व्याख्या को समझाने से पूर्व उसको प्रस्तुतिकरण जरूरी है कि कभी किस चीज के लिए कहना चाहता है, किस संदर्भ में प्रसंग है, वो हमको समझाना है। इसलिए जो प्रस्तुतिकरण है उसको आपको सही अच्छी प्रकार से लिखना है। आप लिखना भी सीख गए होंगे क्योंकि आपने पूर्व में 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक में दुर्जनों के परिच्छिद्रान्वेषणा विषय, मतलब कि दूसरों में कमी निकालने के विषय में, इसमें दुर्जन व्यक्ति द्वारा दूसरों के अंदर कमियों को ढूंढना, दोषों को ढूंढने का इसमें वर्णन कथितम यत्, वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इतना आपको उसका प्रस्तुतिकरण लिखना है और उसके बाद संस्कृत व्याख्या चालू कर दो। कैसे? दुष्ट को क्या कहेंगे? दुर्जने। दुष्ट को क्या कहते हैं? दुर्जने। और जो सरसों को क्या कहेंगे? सशब्द सदृशानी। सशब्द का होता है सरसों और सदृशानी का होता है समान, मतलब सरसों के समान। इधर देखिए अत्यंत छोटे को क्या कहते हैं? अति लघुनी। अत्यंत छोटे को क्या कहेंगे? अति लघुनी। अपी का भी का अपी, ठीक है। और दूसरे के दोषों को, तो
तो परेशान दोषान, परेशान दोषान। अब देखिए देखता है, देखता है वो क्या लिखेंगे अवलोक्यति, देखता हुआ को क्या लिखना है अवलोक्यति। तो बच्चों जो हमारा हिंदी अनुवाद है उसके अनुसार ही हमने संस्कृत व्याकरण के शब्दों को लगाया है। कहने का तात्पर्य हमको उससे ही शब्द का हिंदी अर्थ लिखना है, जो हिंदी अर्थ है उसको ही हमें संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो अवलोक देखता है वो क्या लिखा हमने अवलोक्यति। ठीक है, अब आगे देखिए किंतु, तो किंतु को किंतु, ठीक है, अपने बिल के फल, तो स्वस्य बिल सदर्शानी, स्वस्य बिल सदर्शानी। तो देखिए अपने बिल के फल के समान, स्वस्य बिल सदर्शानी अपने बिल के फल के समान। स्थूलानी, स्थूलानी मानी बड़े, स्थूलानी मानी बड़े, स्थूलानी मानी क्या होगा बच्चों बड़े। छिद्राणी मानी दोषों को, बड़े दोषों को। अवलोकन मानी देखता है, तो अपने बिल के फल के समान बड़े दोषों को देखता है। किनको देखता है अपने, सुनिए स्वस्य बिल सदर्शानी, अपने जो किसका फल व्हील का फल, तो अपने व्हील के फल के समान, अपने व्हील के फल के समान स्थूलानी बड़े दोषों को भी अवलोकन मान देखते हुए भी, देखते हुए भी, अपिका भी न अवलोकति नहीं देखता है, मतलब दोषों को देखता हुआ भी न अवलोकति नहीं देखता है। ठीक है, तो आप अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है तो उससे आप अपने जो शब्द है संस्कृत के वो आप मिलाते रहिए, तो निश्चित ही आपको संस्कृत व्याख्या है वो सहजता से याद हो जाएगी। मैंने इसमें तारतम्य ऐसा कर रखा है कि जैसे आपका हिंदी अनुवाद है उनके शब्द वैसे के वैसे लिख रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, क्योंकि आपके वो शब्द है तो उन शब्दों का मैंने आपको एक एक अर्थ लिख रखा है जिससे कि आपको परेशानी न हो। इसलिए आप एक बार श्यामपट पर जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं और उसको उतारने के बाद अच्छी प्रकार से समझ भी सकते हैं। अर्थात, अर्थात खल, खल मानी दुर्जन, अर्थात दुर्जन व्यक्ति, केवल मानी केवल, दुर्जन व्यक्ति केवल परदोषान, परदोषान मानी दूसरे के दोषों को, अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति है वो केवल परदोषान मानी दूसरे को दोषों को, अर्थात अपने दोषों को पश्यति हम देखता है, अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो केवल दूसरे के दोषों को देखता है। स्वस्य दोषान स्वयं के दोषों को, तो दृष्टवा भी देखता हुआ भी न पश्यति नहीं देखता, और स्वयं के जो दोष होते हैं उनको देखता हुआ भी नहीं देखता है। इसलिए आप एक बार हिंदी अनुवाद और उसके साथ में संस्कृत व्याख्या का मिलान करते हुए उसकी संस्कृत व्याख्या को आप करें तो निश्चित रूप से आपकी संस्कृत व्याख्या बहुत ही आसान होगी और समझ में भी आएगी और आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार एक दो संस्कृत व्याख्या का अभ्यास किया तो निश्चित रूप से आप संस्कृत व्याख्या करना सीख जाओगे। इसलिए यह अभ्यास आपको करना है और अच्छी प्रकार से लिखना है। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि हिंदी अनुवाद है प्रसंग, प्रसंग के बाद में हमको क्या लिखा हिंदी अनुवाद, क्या लिखा हिंदी अनुवाद। अब यहाँ प्रसंग के बाद क्या है संस्कृत व्याख्या। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद हम प्रसंग के बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे और संस्कृत व्याख्या में प्रसंग के बाद संस्कृत व्याख्या लिखेंगे। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो तीसरा बिंदु है विशेष। तो हम एक विशेष को इस हिंदी अनुवाद के साथ भी लिखेंगे। ठीक है, किसके साथ लिखेंगे हिंदी अनुवाद के साथ में हम विशेष लिखेंगे और संस्कृत व्याख्या में हमको विशेष लिखना है। अब बच्चों विशेष में क्या है जो हमने प्रसंग में पढ़ा है, संस्कृत व्याख्या में पढ़ा है, हिंदी अनुवाद में पढ़ा है, हमने उसके भाव को समझा है, तो उन सबको समझने के बाद में हमको उस श्लोक का
जो विशेष है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर पूरा श्लोक याद हो गया, संस्कृत व्याख्या आप समझ गए, तो निश्चित रूप से आप विशेष को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। अभी देखिए, हम विशेष में कोई अलग नहीं लिख रहे हैं, जो हमने आपको प्रसंग में संस्कृत व्याख्या में हिंदी अनुवाद में बताया, उसमें से हमको विशेष लिखना है। तो आप ध्यान से एक बार समझें। प्रस्तुत श्लोक दुर्जनस्य स्वभावे, प्रस्तुत श्लोक दुर्जन के स्वभाव को यथार्थ वर्णनम कृत्वम, यथार्थ वर्णन किया गया है। मतलब प्रस्तुत जो श्लोक है, इस श्लोक में दुर्जन के स्वभाव का यथार्थ वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या वर्णन किया गया है? स वह स्वस्य बहुदोषान, वह स्वस्य यानी अपने अंदर बहुत दोषों को, वह अपने अंदर बहुत दोषों को तो न पश्यति, नहीं देखता हुआ, वह अपने अंदर बहुत से दोषों को नहीं देखता हुआ, अपितु परेशान मानी दूसरों के, अपितु दूसरों के अल्प मानी थोड़े से, अल्प मानी थोड़ा सा, दोषापि मानी दोषों को भी देखता है। तो हमने पूरे श्लोकों में क्या पढ़ा है, क्या विशेष पढ़ा है इसमें? तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो स्वयं के अंदर बहुत सारे दोष होने पर भी उन्हें नहीं देखता है, लेकिन दूसरों के अंदर अगर थोड़ा सा भी दोष है तो उन दोषों को वो देख लेता है। तो इस प्रकार इसका जो हिंदी अर्थ है वो आपको हिंदी अनुवाद के साथ विशेष में लिखना है, जिससे कि आपके इस हिंदी अनुवाद में भी पूरे अंक आ सके। हम क्या करते हैं बच्चों, परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए, और हम मात्र केवल हिंदी अनुवाद ही कर देते हैं, प्रसंग और विशेष नहीं लिखते हैं। इस कारण हमारे अंक कम आ जाते हैं। इसलिए अंक कम आने का यही कारण है। इसलिए हमको प्रसंग, हिंदी अनुवाद और विशेष जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हो, दूसरा भैया लिखता है, तो जांच करने वाला उन कॉपियों का मूल्यांकन करता है, तो निश्चित ही आपके अंक कम आने की संभावना है। इसलिए आप इन बिंदुओं को पूरों को लिखना है। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य आपके मित्र भी इसका अध्ययन कर सके और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सके, ऐसी हम कामना करते हैं। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।